किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। समय समय पर कृषि की आधुनिक जानकारी हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद में, और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गगनेश कुमार जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये सेंटर काम कर रहा है और क्या क्या इसकी खास बात है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर गगनेश शर्मा है। मैं डायरेक्टर के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाज़ियाबाद में। ये हेडक्वार्टर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो नेशनल सेंटर सबॉर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। हमारे कंट्रोल में 5 सेंटर्स हैं पूरी कंट्री में। इस तरह से हम फंक्शन करते हैं। हमारा रीजनल सेंटर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाज़ियाबाद का हमारी इस बिल्डिंग में ही है, जो रीजनल डायरेक्टर वहाँ के हेड होते हैं, और साथ ही साथ साइंटिफिक ऑफिसर काम करते हैं। एक लेबोरेटरी भी होती है हर एक रीजनल सेंटर में, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर की क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है, नोटिफाइड सैंपल्स जब आते हैं हमारे पास, ड्रॉ करते हैं इंस्पेक्टर्स एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, तो वो भी हमारा कार्य रहता है। इस तरह से रीजनल सेंटर जो हेडक्वार्टर का है गाज़ियाबाद में, वो 7 स्टेट्स को देखता है, जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये सबको कवर किया जाता है। नॉर्थ वाली जो स्टेट्स हैं हमारी रीजनल सेंटर के द्वारा। इसी तरह से हमारा जो मध्य भारत का है रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग नागपुर, वो 5 और स्टेट्स को इंक्लूडिंग एक यूनियन टेरिटरी को कवर करता है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जो भी हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, गुजरात है, और इस तरह से आंध्र प्रदेश है, ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो इसी तरह से रीजनल सेंटर है हमारा बेंगलोर में, वो 5 स्टेट्स को देखता है, साउथ की, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, और जो पुडुचेरी हमारी यूनियन टेरिटरी है, उनको कवर करता है। इसी तरह से हमारा ईस्टर्न रीजन का भुवनेश्वर सेंटर है, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, जो 4 से 5 स्टेट जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, अंडमान, इन सबको कवर करता है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इम्फाल है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करता है। अब बात हो गई कि हमारा स्ट्रक्चर तो ये है पूरा, और हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के कंट्रोल में होते हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, और हमारा जो मुख्य कार्य है वो है जैविक एवं प्राकृतिक खेती को का प्रचार प्रसार करना, उसको प्रमोट करना, जन जन तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। फार्मर्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं मुख्यतः, और सर्टिफिकेशन का कार्य हमारा दूसरा कार्य है, प्रमाणीकरण का। जैसे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को हमने काफ़ी सिखाया है 15-20 साल से सभी लोगों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर हमारे फार्मर्स हों, ग्रुप ऑफ फार्मर्स हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हों, लोकल ग्रुप हो, क्लस्टर्स हो, इन सबको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, 1 डे ट्रेनिंग, 2 डेज ट्रेनिंग हमारे रीजनल सेंटर्स भी देते हैं। और साथ ही साथ हम प्रमाणीकरण के ऊपर विशेष तौर पर हमारी रीजनल काउंसिल्स को ऑथोराइज करते हैं, और रीजनल काउंसिल्स भी फर्दर लोकल ग्रुप्स को जो कंट्री में हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। इस तरह से हमारा ये सर्टिफिकेशन का सिस्टम चलता है साथ साथ। और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के डायरेक्टर एग्रीकल्चर के कंट्रोल में जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रमाणीकरण कैसे करना है, फैसिलिटेशन कैसे करवानी है, कैसे हमारी स्कीम की मॉनिटरिंग करनी है। ये भी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें दे रखी है। जैसे सरकार की स्कीम्स जो चल रही हैं जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, आजकल तो मिशन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चल रहा है। जैविक खेती तो चल ही रही है परंपरागत कृषि विकास योजना की स्कीम के थ्रू, अब साथ ही साथ मिशन नेचुरल फार्मिंग भी चल पड़ा है। और अगर आप पूछे आंकड़ा कि जैविक खेती का क्या हाल है, 2016 से हमारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन हमारे संस्थान के द्वारा चलाया गया, और आज 2026 में हम 31 मार्च की बात करें तो आज तक हमारे पास करीब 78,000 लोकल ग्रुप हो चुके हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, और पीजीएस में जो सर्टिफाई हो रहे हैं ग्रुप, कुछ एक्टिव हैं कुछ इनएक्टिव हैं। करीब 15 लाख हेक्टेयर एरिया इसमें कवर हो चुका है ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ 23 लाख किसान, 23 लाख किसान इसमें अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं,
और कुछ सर्टिफाई हो चुके हैं, कुछ अंडर सर्टिफिकेशन, ये चलता रहता है प्रोसेस। ये हमारा स्टेटस है पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का, जो लास्ट 10 ईयर्स की बात करें। अभी लास्ट ईयर से मिशन नेचुरल फार्मिंग भारत सरकार ने चलाया है। जैसे आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं, हमारे सेक्रेटरी सर हैं, हमेशा हमें डायरेक्शंस देते हैं कि मिशन नेचुरल फार्मिंग को बड़ी स्पीड से आगे इंप्लीमेंट करना है। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसके ऊपर कार्य कर रही हैं, स्टेट और सेंटर की मिलके ये स्कीम चलती है। तो इस वक्त आप देखेंगे लास्ट ईयर से और अभी तक जो हमने सर्टिफिकेशन का, नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन सिस्टम भी ऑल्टरनेट ऑर्गेनिक के साथ साथ शुरू कर दिया है। तो प्राकृतिक खेती में लास्ट 1 ईयर के अंदर आप देखेंगे हमारा डाटा जो कह रहा है पीजीएस इंडिया पोर्टल का, सर्टिफिकेशन के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है जो संसार में कहीं नहीं है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ग्रुप में सर्टिफिकेशन के लिए। तो उस पोर्टल में नेचुरल फार्मिंग का वर्टिकल भी बना दिया गया सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि सर्टिफाइड होगा किसान तभी तो वो कह पाएगा कि मैंने जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाई है और ये सर्टिफाइड है और उसको दाम भी अच्छे मिल पाते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में अभी हम 18 लाख के करीब किसान हमारे सिस्टम में रजिस्टर हो गए लास्ट 1.5 ईयर से, और साथ ही साथ 7.5-8 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेचुरल फार्मिंग को भी रिकॉग्निशन करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। जल्द ही हमारे पास एक्ट में भी नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोड्यूस है, फूड सेफ्टी एक्ट में भी ये जल्दी से जल्दी आने की उम्मीद है हमें। जी सर, अगर हम बात करें लगातार जैसे कि प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों पे चल रहा है नेचुरल फार्मिंग का, कितना अहम रोल है? कहीं ना कहीं एक मिथ किसानों के बीच में आज भी है कि वो जो हमारे फर्टिलाइजर और उर्वरक को छोड़ के नेचुरल फार्मिंग की तरफ आते हैं तो प्रोडक्शन को लेके एक संशय मन में बनी रहती है कि प्रोडक्शन कम होता है इसमें। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, प्रोडक्शन, अगर हम जैविक खेती की बात करें तो जो रिसर्च हमारी कहती है, हम तो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। बहुत से किसान भाइयों के साथ जब आप मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं जो फार्मर प्रैक्टिस कर रहे हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। कुछ किसान कहते हैं कि हमारी यील्ड कम हुई, कुछ किसान कहते हैं कि हमारी यील्ड बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अब ठीक है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल संभव हैं, हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, मृदा की सिचुएशन क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी लेवल क्या है नेचुरल, और वहाँ का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं, क्या क्रॉप्स ली जाती हैं। हाई इंटेंसिव फर्टिलाइजर वाली क्रॉप ली जाती हैं तो वहाँ पर तो यील्ड कम आएगी। मिलेट्स वगैरह अगर हम लेते हैं, हॉर्टिकल्चर और फ्रूट क्रॉप्स कुछ अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर हमारी यील्ड कम नहीं आएगी, कई बार तो बढ़ जाती है। अच्छे ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स या नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत, बीजामृत जब हम डालते हैं तो अच्छी यील्ड भी आई है किसानों की, ऐसा नहीं है। अब रिसर्च क्या कह रही है, फैक्ट क्या कह रहा है, साइंस क्या कह रहा है, वैलिडेशंस के साथ। ऑर्गेनिक फार्मिंग की रिसर्च ये कह रही है, जो 20 साल से चलाई ICAR ने, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है मोदीपुरम में, उनका कहना है कि यील्ड शुरू के सालों में डिक्लाइन होती है अगर हम हाई इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ गए हुए हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स बड़े हाई डोजेस में डाले जाते थे और ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो चुका है, और वहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर बिल्कुल डालते नहीं थे, सिर्फ केमिकल का ही प्रयोग करते थे, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का। तो वहाँ की सिचुएशन ये रहती है कि फर्स्ट ईयर में यील्ड डिक्लाइन होती है, सेकेंड ईयर में और डिक्लाइन हो जाती है, थर्ड ईयर में और डिक्लाइन, मतलब थर्ड ईयर में फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने की तरफ शुरू हो जाती है। फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में जाके वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आती है कि यील्ड उतनी लेवल पर हम ले सकते हैं ऑर्गेनिक से जितने की फर्स्ट ईयर में, 0 ईयर में केमिकल फर्टिलाइजर से लेते थे। अगर हम इसी तरह से बात करें कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट, अगर हमें ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है हमारी मृदा में और हमारी क्रॉप्स भी डिफरेंट टाइप की है जिनको बड़ी हाई फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम फर्स्ट ईयर में अगर थोड़ा सा हमारी कमी होती है यील्ड को, तो थर्ड ईयर में भी इंप्रूवमेंट हो जाती है। जरूरी नहीं कि फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर में जाके इंप्रूवमेंट हो। तो ये वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, बट रिसर्च ये कहती है कि 0 ईयर, फर्स्ट ईयर में डाउन होती है, सेकेंड ईयर में थोड़ी इंप्रूवमेंट होने लगती है, फिर फोर्थ ईयर में थोड़ी और इंप्रूवमेंट, फर्स्ट ईयर में 50% का झटका भी कई जगह लगता है। बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल जो हाईली इंटेंसिव यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स का, वहाँ से एकदम हम जाते हैं। अब इसी तरह से नेचुरल फार्मिंग की जो रिसर्च अभी की जा रही है 4-5 ईयर से, उसमें ये कहना है कि कंपेयर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत का प्रयोग अच्छे से किया जाए और उसमें जो है यील्ड का उतना ज़्यादा 50% के करीब कमी नहीं देखी गई। उसमें बहुत माइनर सा
यील्ड डिक्लाइन हुआ है। कुछ क्रॉप्स में तो हाई यील्ड भी ली गई। अगर हम जीवामृत, बीजामृत, ये नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को उस तरह से करें जिस तरह से बताई गई है हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं या हमारे जो चैंपियन फार्मर्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परंतु ये पूरी तरह से हो नहीं पाती है ना। किसानों से सारी चीज़ें जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, जैविक का हो, प्राकृतिक का हो, वो पूरी तरह से उसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए यील्ड डिक्लाइन की तरफ हो जाता है। इसमें एंथुजियास्टिक चाहिए किसान भाई, उनको मन से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी अपनाएं, तब उनको यील्ड में डिक्लाइन कई बार नहीं भी मिलता है। जी सर, जैसे कि जो नेचुरल फार्मिंग को लेके मिशन भी चलाया जा रहा है, तो आने वाले 5 से 10 वर्षों के बीच में हम कहाँ देखते हैं, क्या विजन है, क्या टारगेट है संस्था में? देखिए, टारगेट तो हम बड़े बड़े अपने आप को दे सकते हैं जी। सबसे बड़ा टारगेट जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रखा है पूरे इंडिया के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना के टारगेट तो अचीव किए हैं मिनिस्ट्री ने मिलकर राज्य सरकारों के साथ में। और टारगेट तो डिपेंड करता है कि राज्य सरकारें भी अगर आगे बढ़ के कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और ग्रुप्स को बांधेंगे, मोबिलाइज करेंगे सर्टिफिकेशन की तरफ आने में, तब जाके हम कह पाएंगे कि हम लोग एक बड़ा टारगेट अचीव कर पाएँ। तो अभी भी हमारे पास फार्मर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक की बात करें, 23 लाख किसान, पूरे संसार में इतने ज़्यादा किसी कंट्री में नहीं है, और 15 लाख हेक्टेयर एरिया बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग में आप देखिए कि 18 लाख किसान आ चुके हैं, 7.5-8 लाख हेक्टेयर के करीब कवर हो चुका है, बल्कि 10 लाख के करीब हम पहुंचने वाले हैं। और मिशन नेचुरल फार्मिंग की बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखे हैं, वो रखे हैं 15,000 क्लस्टर। एक क्लस्टर में 100 से 125 फार्मर्स होंगे, उसमें होते हैं, मतलब हो चुके हैं वो। और राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके ये मोबिलाइज कर चुकी हैं और फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग शुरू कर चुके हैं लास्ट 2 ईयर्स से। करीब 15,000 के करीब क्लस्टर्स में से अगर 13-14 हज़ार क्लस्टर तो फॉर्म हो चुके हैं, 95% 98% टारगेट अचीव हो चुके हैं जो 2 ईयर्स का टारगेट था। और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी बन चुके हैं, ताकि जीवामृत, बीजामृत, कई बार गाय का गोबर, काउ यूरिन अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स का भी रखा गया है टारगेट। और करीब 8.5 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करने का रखा है, उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है आ चुका है नंबर, हेक्टेयर्स में भी काफ़ी अच्छा कवरेज किया गया है। और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे कृषि सखियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में देखना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी हुई कृषि सखियां हैं, 80,000 से ऊपर की कृषि सखी इसको मास्टर ट्रेनर के रूप में ले आया गया है। वो मोबिलाइज कर रही हैं, ट्रेन कर रही हैं फार्मर्स को ग्राउंड स्तर पर। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके अधिकारियों के साथ मिलके कृषि अधिकारी ट्रेनिंग्स भी रख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। तो इस तरह से ये टारगेट्स सेट किए गए हैं और ये पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि कैसे मिशन नेचुरल फार्मिंग को आगे ले जाना है। 2030 तक का जो हमें लग रहा है कि टारगेट है, वो ये है कि 1 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचने की ऐसी इच्छा रखी गई है। एंथुजियाज्म भी है सभी के बीच में, और हमारे जो देशवासी हैं उनको नेचुरल और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ये प्रोड्यूस एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो। ये ना हो कि हमें सर्टिफाइड प्रोड्यूस जो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में जो अभी तक था चल रहा है, उसमें थोड़ी महंगी मिलते हैं सर्टिफाइड प्रोड्यूस, कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का जो ऑल्टरनेट है, PGS इंडिया सर्टिफिकेशन, ये काफ़ी रूट्स तक, ग्राउंड लेवल तक, लोकल लेवल तक पहुंच चुका है और काफ़ी अच्छे मुनाफा भी हो रहा है किसानों को। PGS इंडिया के ब्रांड्स भी 500 से ज़्यादा कंट्री में रजिस्टर हो चुके हैं, जो लोकल स्तर पर लोकल ग्रुप्स जो फार्मर्स के हैं खुद बनाते हैं, खुद ब्रांडिंग करके बेचते भी हैं। FPOs भी भारत सरकार ने करीब 200 FPO में से करीब 175 के करीब FPOs जो हैं उनको भी नेचुरल फार्मिंग की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, और वो कुछ तो सर्टिफिकेशन से जुड़ भी गए हैं, 8-10 FPOs जो हैं। तो आगे टारगेट है हमारा कि हमें 175 तक FPOs तक पहुंचना है, ताकि क्योंकि एक FPO में 400-500 फार्मर्स होते हैं, तो अगर पूरी तरह से नेचुरल होगा एक FPO, तब जाके हमें ज़्यादा स्केल मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगी और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग हो सकती है। जी।
जो किसान भाई आपको देख रहे हैं फसल क्रांति के माध्यम से, आप उनको नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेती को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? देखिए, किसान भाइयों को तो यही मैसेज है कि वो जो लोकल स्तर पर, अगर जहाँ भी किसान भाई जिस जगह पर भी हैं, किसी भी गांव में, पंचायत में वो हैं, तो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के जो कृषि अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कंट्रोलिंग है, या हमारा लोकल वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ पर समय समय पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के ऊपर, प्रमाणीकरण के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लें और क्लस्टर मोड में आए, क्योंकि आधा 1 एकड़ से एक किसान अगर कर रहा है अलग अलग से, तो उससे स्केल नहीं आ पाता, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं आ पाती। और किसान भाइयों से पहली तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, अवेयरनेस बढ़ाएं। और आधा 1 एकड़ से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि आधा 1 एकड़ से अपनी ज़मीन के एक जो कोना है उसको पकड़ लीजिए, वहाँ प्राकृतिक खेती को अपनाइए। प्राकृतिक खेती को अपनाने के बाद में आप देखिए कि आपको अच्छा सक्सेस मिल रहा है, समझ में आ रहा है, यील्ड भी आपकी कम नहीं हो रही है, तो आप फिर दूसरा एकड़ ले लीजिए, आधा और एकड़ बढ़ाइए। बढ़ते बढ़ते 3, 4, 5 सालों में आप फेजिस में आप धीरे धीरे अपने पूरी कवरेज कीजिए। अगर आपको सक्सेस मिलता है तो आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती को उनको, किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बेचने के लिए उसको, अपनी प्रोड्यूस को, अगर आपके पास इतना एरिया है कि आप खुद के लिए, तो मैं कहूँगा किसान भाई पहले जैविक प्राकृतिक खाएं, केमिकल फ्री फूड खाएं, परंतु दूसरों को भी उपलब्ध कराने की कोशिश करें और उसमें सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार आ पाएँ। और आपके नज़दीक कोई प्रोसेसिंग यूनिट भी होनी चाहिए। जब किसान भाइयों का बड़ा क्लस्टर हो जाता है तो प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाइए, चाहे FPO के फॉर्म में है, चाहे खुद की प्रोसेसिंग यूनिट आपको बनानी है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन करवाई जाती है बड़ी लो कॉस्ट पर रीजनल काउंसिल्स के माध्यम से। तो उसको भी अपनाएं और इस पूरे सिस्टम को समझें कि किस तरह से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को सक्सेसफुली किया जा सकता है। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो हम बार बार सेमिनार, वेबिनार करते रहते हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। तो यही मेरा संदेश रहेगा किसान भाइयों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें जानकारी देने के लिए। थे हमारे साथ NCO-NF के डायरेक्टर डॉक्टर गगनेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो ये संस्थान है, हमारा जो कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम कर रहा है और कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग से किसानों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।